सो हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका विज्ञान का एग्जाम होने वाला है दिनांक 9 फरवरी को, उसके हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आप लोग को एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर दें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको ऐसा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते देख लेते हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस को एक एक करके। और आप अंत तक बने रहना, तभी आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप बेहतर से बेहतर अंक ला पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी कहने का मतलब जिस अभिक्रिया, अगर मान लो कोई अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, उस अभिक्रिया में अगर ऊष्मा की अवशोषण हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा की उसमें जरूरत पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें ऊष्मा का शोषण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे दिया आपका कोयले का जलना, वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, या फिर श्वसन की प्रक्रिया, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा, देखो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कोयला का जो जलना होता है इसमें तो ऊष्मा निकलता है ना। और बाकी बात यहाँ पे देख सकते हो वनस्पति पदार्थों का खाद में बदलना, इसमें भी ऊष्मा निकलता है आप लोग। और ऑप्शन नंबर सी में आपका श्वसन प्रक्रिया दे दिया, आप लोग को पता होगा शोषण करते हो तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी को देखो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं हमारा, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। यहाँ पे गार्ड ट्यूब में जो कैल्शियम क्लोराइड गया है तो उसका क्या भूमिका आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, गैस को नम करना, गैस से नमी को अवशोषित करना, या फिर डी में ऑप्शन नंबर डी बोलता है आपका उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयनों का अवशोषण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गैस से नमी का अवशोषित करना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को दिया, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपको निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे दिया आपका रासायनिक गुणों में परिवर्तन, या फिर CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोलता है आपका भौतिक गुणों में क्रमिकता, डी बोलते हैं आपका समान कार्यात्मक समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का वो जो हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक रासायनिक गुणों में परिवर्तन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया होता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन कहने का क्या मतलब है, आयन दो प्रकार का होता है, आयन और एक धनायन एक ऋणायन होता है। ठीक है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे दे दिया आपको 3 अभिक्रिया दिया है, इसमें से बोल रहा है कौन कौन सा क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें से बोला जा रहा है कौन कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन आपको बताना है कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बोलता है PV प्लस CuCl2 क्या क्या बन रहा है, PbCl2 प्लस Cu बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्या ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, आपको बताना है। ये हमारा द्विविस्थापन नहीं बल्कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्यों विस्थापन है कि देखो Pb जो है यानी कि लेड जो है हमारा Cu को विस्थापित करके अलग कर दे रहा है। Cu का स्थान ले रहा है कौन, Pb ले रहा है, कि Cl2 के साथ Pb जुड़ जा रहा है। हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ना कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 को देख सकते हो Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो अभिक्रिया हमारा क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे दीजिए दूसरा, ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग चेक कर सकते हो, ये भी आपका द्विविस्थापन नहीं है, अभी आपका द्विविस्थापन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा जो क्या है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन 5 क्या बोलते हैं हमारा, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। क्या अपघटन अभिक्रिया, जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2:1 में होता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो काफ़ी ज़्यादा मजेदार क्वेश्चन है तो ईजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग कर दिया है। देखो यहाँ पे एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, यानी कि कैसा कर दे रहा है, लाल लिटमस घोल को नीला कर दे रहा है। तो आपसे क्या बोल रहा है, लाल लिटमस घोल को नीला कौन करता है, आप लोग को पता होगा क्षार का यहाँ पे भूमिका है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से
किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा, यानी कि क्षार से वो क्या बन जाएगा, क्षार से वो अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। उसमें क्या मिला देंगे, अगर क्षार में हम लोग अगर प्रबल अम्ल को मिला देते हैं, यानी कि किसको मिलाएंगे हम लोग, प्रबल अम्ल को अगर मिला देते हैं क्षार में तो क्या बन जाता है, हमारा अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें बोल रहे प्रबल अम्ल, इसमें से ढूंढना है कौन सा आ जाएगा, जो प्रबल अम्ल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा है तो आपका प्रबल क्षार होता है, चूना है ये भी आपका क्षार है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड घोल ये भी आपका क्षार है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, जो कि आपका क्या है, प्रबल अम्ल के कार्य करता है। ठीक है, जिसका कि pH मान लगभग 2 के बराबर, 2 के लगभग होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का बोल रहा है। देखो बेकिंग पाउडर का पहला जो घटक होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन होता है, दूसरा जो घटक होता है हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है, वो होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी आने लगा है ना। ऑप्शन नंबर ए में आपका तन्यता, अधात्वर्तीयता, ध्वनिमय, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास चालकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पतले तार में। देखो कोई मोटा तार था, इसको पीट कर हम खींच कर हम लोग पतले तार में उसको बदल पा रहे हैं, इसका कुछ कौन सा गुण आपका प्रदर्शित हो रहा है, तो आपका तन्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। क्या बोल रहा है, आयनिक यौगिक नहीं है जिसपे कोई भी आयन नहीं होता है। आयन कहने का मतलब क्या है, नहीं उस पर प्लस होता है नहीं उस पर माइनस होता है। सबसे पहले आपका क्या आता है, KCl आपका क्या है, आपका Cl क्या है, क्लोरीन, जिस पे क्या होता है, माइनस होता है। यानी कि हमारा आयनिक यौगिक होगा ना, या फिर प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, लेकिन इस पर माइनस होता है तो हमारा आयनिक यौगिक होगा, यानी ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर आपका दे दिया गया है HCl क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल अम्ल होता है, आप लोग को पता होगा। HCl हमारा प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये हमारा आयन, इस पर कोई आयन नहीं होता, नहीं प्लस होता है नहीं माइनस होता है, यानी कि पूरा इसका कक्षक भरा हुआ होता है, पूरा कक्षक इसका भरा हुआ होता है। उसके बाद 3 नंबर में देखो CCl4 है। CCl4 क्या होता है हमारा, CCl4 ये भी हमारा आयनिक नहीं होता है, यानी कि ना ही इस पर प्लस होता है ना ही इस पर माइनस होता है। उसके बाद आपका NaCl पर क्या होता है हमारा, माइनस चार्ज होता है, NaCl पर भी हमारा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो पहला और चौथा क्या है हमारा आयनिक यौगिक है, यानी कि पहला और चौथा आपका आयनिक यौगिक है। तो पूछा आपसे क्या है, कौन सा नहीं है ना, यानी कि कौन सा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हमारा नहीं है, यानी कि दूसरा और तीसरा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देख तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। OH कहने का क्या मतलब है, एल्कोहल उसमें समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपका क्या हो जाएगा, कार्यात्मक समूह OH का हो जाता है। ब्यूटेनोन, ओन आपका बोल रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, ओन आ रहा है, आपका क्या है आपका कीटोन का है, कीटोन का आपका ओन है ब्यूटेनोन। उसके बाद ऑल, ब्यूटेनॉल, इसमें क्या आ रहा है लास्ट में ऑल आ रहा है, आपका क्या किसका होता है, आपका एल्कोहल का होता है, यानी कि OH का ही आपका ऑल इसमें प्रकात्मक समूह में आता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग देख सकते हो ब्यूटेनोइक अम्ल है जो कि आपका क्या आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। उसके बाद ब्यूटेनॉल है जो कि आपका क्या किसका होता है, अल, यानी कि एल्डिहाइड का होता है, जो कि आपका नहीं होगा। हमसे पूछा था किसका, सिर्फ यहाँ पे OH पूछा था, OH यानी कि एल्कोहल का, एल्कोहल हमारा ऑप्शन नंबर 2 में था। आगे देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका यौगिक CH3CH2CHO का नाम है। देखो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या हमारे पास 3 है, 3 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, मेथ इथ प्रोप बोलते हैं ना, प्रोप हो गया सबसे पहले, प्रोप आपको लिख लेना है। इसके बाद इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है। CHO जुड़ा हुआ कहने का क्या मतलब है, CHO नहीं कि एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड का प्रकात्मक समूह के अंत में क्या लगता है, अल लगता है, यानी कि प्रोपेनॉल, प्रोपेन प में अ हो गया, उसके बाद आप लोग ल लिख दो, प्रोपेनॉल, प्रोपेन एन लिखना होगा ना, क्योंकि एल्केन समूह का है, यहाँ पे एन न लिखना होगा। ठीक है, प्रोपेनॉल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, प्रोपेनॉल। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है आपका, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ठीक है, आप लोग बताना, आप मुंह से भोजन शुरुआत करते हो, खाने का पाचन कहाँ से, मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अंत कहाँ पे होता है आपको बताना है। अंत जो होता है हमारा छोटी आंत में होता है, यानी कहाँ पे हमारा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 बोलते हैं श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, कहाँ, श्वास नली और स्वर यंत्र में, फेफड़ों के एल्वियोली में, या फिर एल्वियोली और गले में, या फिर गले और स्वर यंत्र में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ों के
योली में, ठीक है। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख सकते हो क्या बोलता है आपका, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, क्या है सत्य है? उससे पहले आप लोग ये देखो कथन कितना दिया हुआ है, 1 कथन, 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन टोटल दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चारों का एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। एक ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा हो गया, ठीक है। जो भी हमारा सही होगा उसमें हम लोग सही मारेंगे, जो गलत होगा उसमें हम लोग गलत मारेंगे, ठीक है। देख सकते हो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। पश्च मस्तिष्क तो नहीं होते, हमारा क्या होता है, पहला कथन तो हमारा गलत है। उसके बाद दूसरा कथन देखो, दूसरा कथन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्वर्ण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि बोल रहा है वो सही है। आगे देखो तो तीसरा नंबर कथन क्या बोल रहा है, लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थिर मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है, मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। सेरिब्रम शरीर के मुद्रा और संतुलन के नियंत्रण नहीं करता है। ये तो करता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 ही सही, यानी कि कौन सा, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 बोलते हैं बेमेल जोड़ी का चयन करें। किसका चयन करना है, बेमेल जोड़ी का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया आपका एड्रेनाइलिन पेट्रियोटिक ग्रंथि, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोलता है आपका टेस्टोस्टेरोन ब्रिशन एस्ट्रोजन अंडाशय, या फिर थायराइड ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एड्रेनाइलिन पेट्रियोटिक ग्रंथि, ठीक है। टोटल हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। और आप चाहते हो कि पीडीएफ आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपका दे दिएगा, टेलीग्राम चैनल करेंगे, वहाँ से लोग टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ को वहीं पे भेज दिया जाता है। और आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है आपका, यहाँ से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम, ठीक है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले भाग, यानी कि एक फूल में नर और मादा उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है आपका, पुंकेसर और परागकोश, तंतु और वर्तिकाग्र, परागकोश और अंडाशय, या फिर पुंकेसर और वर्तिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। परागकोश और अंडाशय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 क्या बोलता है आपका, अमीबा, स्पाइरो वगैरह और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि तीनों में सामान्य विशेषता क्या है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अब क्या है तीनों की विशेषता, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता होगा आप लोग का, है ना, 8 नंबर चैप्टर में है। नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। क्या हो जाएगा, अर्जित किया जाता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता, कौन सा हो जाएगा, आँखों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का आकार, या फिर बालों की प्रकृति, कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो 18 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालों का आकार जो होता है ना विरासत से नहीं मिलता हमारा, ठीक है, जिसे अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन 19 बोलते हैं प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। किसने दिया था विकास का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए में आपका मेंडल, डार्विन, मॉर्गन, या फिर लेमार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डार्विन ने दिया था। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बोलते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना, ठीक है। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है, क्या सही है, आपको बताना है। एक कौन सा उत्तल लेंस में बोल रहा है। उसके बाद बी बोलता है आपका एक उत्तल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है, या फिर एक अवतल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। फिर डी में आपका बोलता है एक अवतल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है, उसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, तो हमारा पी बराबर है, लेंस की शक्ति बराबर क्या होता है उत्तल लेंस के लिए 1/f होता है ना, किसी भी लेंस के लिए। पी का वैल्यू हम लोग सबसे पहले हम लोग एफ का वैल्यू रख करके देखते हैं कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है, 1/0.25। इस पॉइंट को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा इसके बदले, ठीक है। इसका वैल्यू खत्म हो चुका है, ठीक है। देखो 25 से इसको काटेंगे तो 4 आ गया, लेकिन पी का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है। जिसका कि क्या मतलब है, अगर 4 हो तो डायोप्टर इतना 4 डायोप्टर हो, कितना डायोप्टर में आता है ना आंसर, 4 डायोप्टर है तो फोकस दूरी 0.2 मीटर होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन बिल्कुल हमारा सत्य हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन में 21 को देखते हैं। क्वेश्चन में 21 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस में अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा, किस में होगा।
तो कौन सा जाएगा क्वेश्चन का इसका, वो जगह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का भी बात करें तो कुछ ऐसा ही होगा। उत्तल दर्पण में भी, अवतल लेंस में भी, उत्तल लेंस में भी क्या हो जाएगा, अगर आप अनंत पे रख रहे हो किसी वस्तु को, आपका मान लो दर्पण यहाँ अनंत पे रख लो, अनंत यानी कि किसकी इसकी दूरी सीमा निश्चित ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बिंदु आकार कहीं बनेगा ना, बिंदु आकार का यानी कि ना के बराबर बनेगा, ठीक है। यानी कि कौन सा हो जाएगा, चारों का चारों में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अवतल उत्तल दोनों दर्पण में, अवतल उत्तल दोनों लेंस में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। कितना, 2 मीटर बोल रहा है, यानी कि एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो बताना है किस डायोप्टर द्वारा उसको किस क्षमता द्वारा ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से एफ का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। 2 मीटर से अधिक दूरी, तो यहाँ पे किसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बता दिया फोकस का दूरी। फोकस का दूरी नहीं है, मेरा वस्तु का प्रतिबिंब का दूरी है, ठीक है। यानी कि भी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, यानी कि माइनस में 2 मीटर हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि देखो जो हमारा दूरी जो प्रतिबिंब की दूरी जो इसमें लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाएगा। 1/f बराबर होता है हमारा क्या, 1/v माइनस 1/u के। इस फॉर्मूला वैल्यू का रखो, 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v का वैल्यू कितना है, -2, माइनस में हो जाएगा 1/∞ हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम दूरी वस्तु की दूरी कहाँ पे है, अनंत पे लिया जाएगा उसको, ठीक है। 1/f इज इक्वल हो जाएगा किसका, 1/-2 माइनस में 0 कर दो, क्योंकि 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 0 करने से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, उसको हटा दो। तो यहाँ पर तिरछा से गुना कर दो, यानी कि f गुना हो जाएगा आपका 1 से गुना हो जाएगा, और आपका 1 गुना हो जाएगा -2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि f का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। f का वैल्यू कितना है हमारे पास, -2 आया। अब इस फार्मूला पे बैठा दो, p इज इक्वल टू होता है हमारा 1/f का बराबर होता है। ये p बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1/1 कितना है हमारे पास, 2 आया, माइनस का 2 आया, ठीक है। इसको काटो, कितना में कटेगा, 0.50, यानी कि माइनस में हमारा कितना आ जाएगा, 0.50, माइनस में हमारा 0.50 बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 बोलते हैं आपका निम्नलिखित प्रकाश के निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, या फिर विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का, वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधों को उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ठीक है। 1/5 ओम वाले प्रतिरोधों का उपयोग करना है, 5 प्रतिरोधों को, और कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है वो बताना है, ठीक है। श्रेणीक्रम या फिर पार्श्वक्रम में से आपको बताना है। यहाँ पे उसका मान फिर आपको निकाल के यहाँ पे आंसर में दे दिया गया, वो ये आपको मान को बताना है, ठीक है। मेरे पास आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/5 ओम दिया हुआ है। मेरे पास टोटल प्रतिरोध कितना है, 5 प्रतिरोध है। देखो यहाँ पे बोला है 5 प्रतिरोध है, तो इसको किस क्रम में जोड़ेंगे, सबसे कम माना गया था। ऐसा अगर न्यूनतम बोला जाए, आप लोग एक बार सबसे पहले आप लोग देखोगे पार्श्व क्रम को, यानी कि 1/r बराबर क्या होता है हमारा, पहला प्रतिरोध प्लस पहला प्रतिरोध प्लस में 1 दूसरा प्रतिरोध प्लस में 1 तीसरा प्रतिरोध। ऐसे ही जितना प्रतिरोध दिया गया वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। 1 पहला प्रतिरोध कितना हमारा 1/5 है, प्लस में हमारा 1/1/5 दूसरा प्रतिरोध भी इतना ही है, प्लस में तीसरा प्रतिरोध भी हमारा इतना ही है, ठीक है, 1/5, प्लस में चौथा प्रतिरोध हमारा इतना ही हो जाएगा 1/5, और प्लस में हमारा 5वां प्रतिरोध भी इतना ही हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओ 5 को, क्या हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है। इस 5 को हम लोग ऊपर लेकर चला जाएंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/1, यानी कि 1 के नीचे लिखना तो जरूरत नहीं है, यानी कि 5 के बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे ही हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। देखो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 5 + 5 + 5 + 5 हो जाएगा, यानी कि 5 हो गया, ठीक है। यानी 5 बार 5 को अगर जोड़ते होते 5 × 5 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, ठीक है। 1/r बराबर कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। 30 के नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, r गुना 25 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा, यानी कि 25r बराबर हो जाएगा हमारा 1 से, तिरछा से गुना करने पर, है ना। r बराबर कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा था। r बराबर 1/25 हमारा आ गया, कहाँ पे ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों 1/25 दिया आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/25 ओम बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है प्रतिरोधकता नहीं बदलती, यदि कब नहीं बदलती है प्रतिरोधकता, पदार्थ बदल दिया जाए, तापमान बदल दिया जाए, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए, या फिर पदार्थ और तापमान दोनों बदल दिया जाए। कब प्रतिरोधकता नहीं बदलती आपको बताना है। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा था 25 का, 25 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरोधक का आकार
बदल दिया जाए तो प्रतिरोधकता नहीं बदलता। आप लोग इस चीज़ को याद रखना कि प्रतिरोधकता क्या होता है। कितनी भी बड़ी चीज़ हो, कोई भी आकार कितनी भी बड़ी ले लो किसी भी वस्तु का, तो वो तो प्रतिरोधकता होता है कि एकांक में ना, एकांक में जितना क्षेत्रफल होगा उसका होता है प्रतिरोधकता, ठीक है। तो इसके कारण नहीं बदलता है। 26 बोलते हैं गलत कथन चुनने, इसमें से गलत कथन कौन सा होगा चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधे हम लोग आंसर को देख लेते हैं, आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भारत में एसी हर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है, तो फिर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे गलत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 27 को देखो। क्वेश्चन नंबर 27 बोलते हैं घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित विधि है। सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित विधि कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्यूज का उपयोग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संग्रहित जल की स्थितिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्पादक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखा। क्वेश्चन नंबर 30 बोलते हैं आपका चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है। दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है चिपको आंदोलन द्वारा, वो हो जाएगा हमारा वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना आपका क्या महत्वपूर्ण संदेश है, ठीक है। तो ये था हम लोग का कक्षा 10 का जो आपका एग्जाम होने वाला 9 फरवरी को विज्ञान का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।